देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए आप इधर आइए, इधर आइए। दस जून की हिंसा प्रायोजित थी। जुमे की नमाज के बाद शहर शहर क्यों हुआ फसाद? अचानक नमाजी क्यों करने लगे पत्थरबाजी? देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए देखिए आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। सर सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। देश का माहौल बिगाड़ने की क्या सुनियोजित साजिश थी? दस जून को देश के 12 राज्यों के हिंसक उपद्रव से जुड़े तमाम सवाल हैं। सवाल सिर्फ धार्मिक टिप्पणी भर और उसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के नहीं हैं। सवाल है कि सैकड़ों हजारों की भीड़ उन्मादी बनी और पत्थरबाजी कर शहर दर शहर कानून से खेलने लगी। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए आप इधर आइए, आप इधर आइए। पत्थरबाजी का ट्रेंड साबित करता है कि यह स्वाभाविक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आखिर कैसे? अब इसकी परतें खुलने लगी हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, पर्दे के पीछे पत्थरबाजों के आकाओं के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है। जो साक्ष्य अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं, उसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि साजिश दंगा भड़काने की थी और इसके लिए एक जैसे एक्शन की टूलकिट बनाई गई। अब कहां बनी ये टूलकिट और कहां इस टूलकिट के आधार पर दंगे की स्क्रिप्ट को सर्कुलेट किया गया, हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले उन 12 राज्यों के बारे में जान लीजिए जहां एक्शन हुआ है। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटक। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में हुए प्रदर्शन का वक्त एक ही था। इसके अलावा प्रदर्शन का पैटर्न, पथराव भी सभी जगह एक तरह से हुआ है। और इन तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा कहीं उपद्रव हुआ तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां 10 जिलों में हिंसा हुई। इसलिए सबसे बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। चंद घंटों में ही पुलिस ने मोर्चा संभालकर मार्च किया, शांति की अपील की गई। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 5000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 24 घंटे में 230 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। इनमें सबसे ज्यादा 70 से ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई। इसके बाद हाथरस में 50, सहारनपुर में 54, अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाई लेवल बैठक करके अफसरों को आदेश दे दिए कि जो गुनहगार है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, लेकिन जो बेगुनाह है वो प्रताड़ित भी ना हो पाए।
इस आदेश का असर महज कुछ ही घंटों में देखने को मिला। हिंसा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई, जिसके तहत अब आरोपियों की संपत्ति प्रशासनिक बुलडोजर के निशाने पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दंगे के पीछे टूलकिट के जरिए स्क्रिप्टिंग की आशंका ने जन्म क्यों लिया? दरअसल देश के 12 राज्यों में जुमे की नमाज के बाद ही उपद्रव हुआ। अचानक नमाजी प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तोड़फोड़ और हिंसा भी सभी जगह एक ही पैटर्न पर हुई। सबसे ज्यादा हिंसा झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिली। रांची में हिंसक प्रदर्शन के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खून खराबा हुआ। ठीक इसी तरह दिल्ली की जामा मस्जिद में भी प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी जमकर हंगामा हुआ। लेकिन ये सब प्लान एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। इसका खुलासा किया प्रयागराज पुलिस ने, जहां पुलिसिया कार्रवाई के तहत गिरफ्त में आए हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद से एक बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज हिंसा की मास्टरमाइंड जावेद की बेटी का रोल भी संदिग्ध है। जावेद की बेटी सारा JNU दिल्ली में पढ़ाई कर रही है और यह खुलासा हुआ है कि जावेद की बेटी व्हाट्सएप के जरिए जावेद को निर्देश दे रही थी। यानी प्रयागराज में सर्कुलेट हुए भड़काऊ मैसेज का सेंटर JNU है, जहां टूल किट की स्क्रिप्टिंग हुई है। इसलिए जावेद की बेटी को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और यह खुलासा खुद पुलिस ने किया है। अभी तक कितनी FIR हुई, कितने लोग मुख्य रूप से नामजद हुए हैं और कितनी गिरफ्तारी हुई है? इसमें मुख्य रूप से थाना खुलदाबाद पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 लोग इसमें नामजद हैं और 5000 के आसपास लोग अज्ञात में हैं। ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए अभी तक 68 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, उसमें मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम सामने आया है, जो करेली इलाके का रहने वाला है। इसकी एक बेटी JNU में पढ़ती है। उसके द्वारा बताया गया है कि वो उसको राय मशवरा करती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या राय मशवरा करती है वो चीज़ अभी निकाला जा रहा है। तमाम व्हाट्सएप चैट इसने डिलीट कर दिए हैं, मोबाइल नंबर डिलीट कर दिए हैं। लेकिन व्हाट्सएप चैट में कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे 10 जून को भारत बंद का आह्वान इसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था, प्रोपेगेट किया जा रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था कि इसको बतौर स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाओ। इस खुलासे के बाद दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ और प्रशासन ने उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली। हमारी पर्याप्त फोर्स यहाँ मौजूद थी, RAF मौजूद थी और हम लोगों ने उनको सभी को जो ये सामने गलियाँ दिखाई दे रही है यहीं पर कंटेन करके रखा। लेकिन ये लड़के काफ़ी आक्रामक थे, काफ़ी उग्र थे। पथराव शुरू किया तो हमने हल्के बद प्रयोग के माध्यम से इनको तितर बितर कर दिया और अब हम जितने आतताई हैं उनको चिन्हांकित करके हम लोगों ने 68 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी जितनी वीडियो फुटेज है हमारे पास में, हम उनको सबको चिन्हांकित करके गिरफ्तार कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और जो पर्दे के पीछे से इसको अंजाम दे रहे थे हम उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हम लोग ये जितने आतताई हैं इन सभी की जो जो अवैध गतिविधि है उस सारी अवैध गतिविधियों को हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं। अवैध कार्यों को, अवैध कब्जों को, सबको चिन्हांकित कर रहे हैं और हम इन सारी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुमकिन है कि इलाहाबाद में हिंसा की स्क्रिप्ट जिस तरह से तैयार की गई, ठीक उसी तरह की स्क्रिप्ट देश भर में दंगे भड़काने के लिए देश के बाहर से लिखी गई हो। हालांकि इससे जुड़े पुख्ता सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं है, लेकिन जुमे के दिन हुई दंगे भड़काने की साजिश से पहले कानपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी ने भी तकरीबन ऐसी ही टूलकिट बनाई थी।
खुलासा यह है कि कानपुर हिंसा में पूर्व एसपी नेता निजाम कुरैशी मुख्य आरोपी हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दावे के तहत 3 जून को ही हिंसा के लिए निजाम कुरैशी ने भी लोगों को भड़काया था। अपने मोबाइल फोन से निजाम कुरैशी ने ही हिंसा का मैसेज सर्कुलेट किया था। यानी पैटर्न तकरीबन एक ही जैसा है। फिर भी दंगे की स्क्रिप्टिंग होने पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सहारनपुर में हुई हिंसा का पैटर्न इस आशंका को जन्म देता है। दावे के तहत सहारनपुर में हिंसा के पीछे एक खास ग्रुप की साजिश हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने इस हिंसा में जो नोटिस किया है उसके मुताबिक कुछ लोग भीड़ में नीली टोपी और काला कुर्ता पहनकर आए थे। इसलिए पुलिस अब उन 50 आरोपियों की तलाश कर रही है जो नीली टोपी और काला कुर्ता पहनकर आए थे। इन तस्वीरों को देखिए। सहारनपुर में दंगे की स्क्रिप्टिंग की पुष्टि यही तस्वीरें करती हैं, जिसे पुलिस ने भी जांच के केंद्र में लाया है। सिर पर नीली टोपी पहनने वाले मस्जिद की दीवार के ऊपर से लेकर नीचे हिंसा को अंजाम देने वालों को उकसाने की कोशिश करते साफ देखे जा सकते हैं। कल एक बात और देखी गई थी कि ये चीज़ वायरल भी की जा रही कि कुछ नीली टोपी में और काले कुर्ते पजामे में लोग पहले इकट्ठा हुए थे 50 के करीब घंटा घर पर, और ये पूरा हंगामा उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। अपनी पॉकेट से उन्होंने अचानक से पैम्पलेट निकाले और वो लेकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। तो क्या उन लोगों की भी पहचान पुलिस की तरफ से की जा रही है? उनमें से लगभग 15-16 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। आज भी और कल भी ये देखिए गिरफ्तारी लगातार चलती रहेगी और हमारा प्रयास है हम जल्द से जल्द गिरफ्तारियां कर लें ऐसी सारी। सर ये सभी लोग क्या सहारनपुर के रहने वाले हैं कि अलग अलग जगहों से आए थे? अभी जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सहारनपुर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। सहारनपुर के अलग अलग इलाकों के, जो जैसे आपको शॉपकीपर्स ने भी कहा, यहाँ के व्यापारियों ने कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जो संभवतः इस जो क्षेत्र के नहीं थे। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर खुलासा यह भी किया गया है कि यह हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी। इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी और इसमें सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ही नहीं उकसाया गया, बल्कि छोटी उम्र के बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया। सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल जो हुआ क्या लगता है वो पहले से सुनियोजित था? देखिए, मैंने कहा कि कल जो है जो कुछ हुआ, नमाज सब जगह पीसफुली संपन्न हुई। नमाज संपन्न होने के बाद कुछ लोग मस्जिद से निकले हैं और कुछ लोग अड़ोस पड़ोस 4-5 गलियां हैं, उन गलियों से लोग अचानक निकलकर जो है बाहर आए हैं और वो लोग फिर एक जनसमूह में परिवर्तित होकर वो लोग जो है घंटा घर तक गए। घंटा घर पर उन्होंने फिर नारेबाजी किया है और फिर वहाँ से पुलिस ने उनको डिस्पर्स किया है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है, हम लोगों को भी लग रहा है कि इतना बड़ा जनसमूह एक साथ एक मत होकर वहाँ पर नारेबाजी करता गया, तो कहीं ना कहीं इसमें निश्चित रूप से जो है प्री प्लानिंग तो रही होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सहारनपुर में सुनियोजित तरीके से हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ अवैध संपत्तियों को धराशायी करके देश को हिंसा की आग में झोंकने वालों को किसी के हाथों की कठपुतली बनने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर एक्शन की सख्ती अभी बाकी है? जवाब है, कार्रवाई एनएसए के तहत होनी अभी बाकी है। देखिए, जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग प्लान्ड तरीके से जो कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद है वहाँ से हज़ारों की संख्या में निकल के आए और नारेबाजी करते हुए पुलिस वहाँ पर मौके पर थी। उन लोगों को हम लोगों ने कुछ समय के बाद डिस्पर्स कर दिया। बाद में हम लोगों ने उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो के आधार पर आइडेंटिफाई किया। कुल 54 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें से कोतवाली सिटी के 40 लोग हैं जो कोतवाली सिटी वाले मुकदमे में हुए हैं,
चूँकि इस मुकदमे में पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब हुआ था, हम इसमें NSA की भी कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, मजिस्ट्रेसी है, हम लोग सभी जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सभी डिपार्टमेंट मिलकर एक संयुक्त एक्शन लेंगे ताकि एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों में जाए कि इस तरह कानून अपने हाथ में लेने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। देश के अलग अलग शहरों की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने के बाद निकले लोगों की भीड़ अचानक हिंसक हो जाती है। कई जगहों पर बच्चों को भी इस हिंसा में शामिल किया जाता है। ये तब होता है जब टीवी डिबेट्स के दौरान दिए गए बयान को करीब 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है। इससे जाहिर होता है कि साजिश का दायरा बहुत बड़ा है। इसलिए मुरादाबाद के सांसद ने भी इस घटना के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जताई है, जिसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ भी हो सकता है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, और आप भी कहते रहे हैं कि मुल्क जो को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस साजिश को आप देखते हैं सर? मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। मैं पिछले 6 महीने से आपके चैनलों पर भी इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश है। जितने सुपर पावर है वो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने, महाशक्ति बने। आसान तरीका है हमारे मुल्क को कमज़ोर करने का कि इसके बीच में रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा कर दो, लड़ते ही रहें आपस में और बाकी कुछ ना सूझे इनको। चीन हमसे आगे क्यों निकल गया? अगर ये सांप्रदायिकता नहीं होती हमारे देश में तो हम चीन से कहीं आगे होते। हमारा पड़ोसी मुल्क भी कश्मीर में क्या नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्या नहीं कर रहा, क्या सबको मालूम है? वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या भारत के खिलाफ साजिश रची गई है? क्या भारत को दंगे की आग में जलाने की कोशिश हुई है? इन तमाम सवालों के जवाब पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा से मिलता है।